साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने का, किसकी पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसके बाद ही वो रूल वाकई में लीगल रूल बनता है। इस पॉलिसी को जारी करने के लिए डिफेंस एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट DESW मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इसको जारी किया है। तो ये मेरे ख्याल से किस लेवल तक इसकी परमिशंस ली गई हैं, लेकिन एट द आउटसेट प्राइमा फेसी ये लगता है कि ये इलीगल और अनटेनेबल पॉलिसी है, और इसलिए देश के वेटरन ऑर्गेनाइजेशंस इस पॉलिसी का पुरजोर विरोध करती हैं और आउटसेट पे और इसका पूरी तरह से खंडन करती हैं और रिजेक्ट करती हैं। इसके खिलाफ हम लीगल एक्शन भी लेंगे। लीगली सुप्रीम कोर्ट के अंदर हम इसका संज्ञान लेते हुए इसके ऊपर क्या लीगल पोजीशन बनती है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। साथियों, ये मोदी सरकार का झूठा राष्ट्रवाद है, देशभक्त है, देश की सेना के लिए प्यार है, जो उनको बार बार देश की सेना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करने की प्रेरणा देता है। तो ये झूठा राष्ट्रवाद है। देश के लोगों को बरगलाइए मत, बेवकूफ मत बनाइए कि आप देश की सेना के साथ खड़े हैं, देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं, लेकिन आपके जो क्रियाकलाप हैं, जो आपके एक्शंस हैं, वो इसके विपरीत दिखाई देते हैं। पूरी तरह से विरोधाभास है जो वो देश के सामने कहते हैं और जो वो करते हैं। अगर वो देश की सेना के साथ खड़े रहते तो आज 1 रैंक 1 पेंशन हमें सैनिकों को पूरी तरह से मिल चुका होता। OROP 2 की जो विसंगतियां जिस तरह से उन्होंने डाली है, JCORs की पे और पेंशन को कम करने का काम किया है, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। इसके अलावा नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन, जिसकी बहुत पुरानी डिमांड थी, जिसको नहीं इन्होंने किया, वो भी हमारे ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक है। देश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको प्राइवेटाइज किया जा रहा है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। EME इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, जिसका मैं एक सैनिक हूं, जो एक सुई से लेके और एयरक्राफ्ट तक हर चीज की मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का काम करती है। हमारे बिना कोई भी फाइटिंग आर्म्स लड़ाई में नहीं जाता है, क्योंकि कहीं पे भी किसी जगह पे भी रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने उसको सर्विसेज के बहुत सारे एलिमेंट्स को प्राइवेटाइज करने का काम किया है। देश की कैंटोनमेंट बोर्ड्स को खत्म करने का काम किया है। 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स को, जो 150 साल पुराने कैंटोनमेंट बोर्ड चल रहे थे, उनको खत्म किया गया है। इन्होंने देश के शॉर्ट सर्विस सैनिकों से जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो वापस ले लिए हैं। जो 5 साल या 10 साल सर्विस करते थे, उनसे उनके बेनिफिट ले लिए हैं। इसी तरह से जो सबसे बड़ा देश की सुरक्षा प्रणाली के साथ प्रहार किया गया है, वो है अग्निपथ या अग्निवीर स्कीम। 1 रैंक 1 पेंशन हम मांगते हैं, वो उनके लिए नो रैंक और नो पेंशन। 18 साल में भर्ती, 19 साल में भर्ती,
22 साल और 23 साल के अंदर रिटायरमेंट, 10 लाख 11 लाख का एक्स ग्रेशिया अमाउंट, क्या वो जिंदगी चलाएगा? नहीं चलाएगा। क्या उनको मेडिकल बेनिफिट मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। अगर इस नौकरी के दौरान उनको डिसेबिलिटी हो जाती है तो क्या उस डिसेबिलिटी को इस पॉलिसी के अंदर कवर किया गया है? नहीं किया गया है। तो अग्निवीर को कैसे डिसेबिलिटी मिलेगी? अगर वो हताहत हो गए या वो शहीद हो गए तो उनको कुछ एक्स ग्रेशिया मिलेगा, लेकिन इस डिसेबिलिटी के अंदर उसके अंदर कोई भी उनका कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है। जो सैनिक किसी वजह से सैन्य शक्ति के अंदर काम करने के लिए इनवैलिड हो जाते थे, हताहत होने की वजह से, घायल होने की वजह से, तो वो सेना के अंदर काम करने के लायक उनको नहीं माना जाता था, क्योंकि मेडिकल कंडीशंस ऐसी थी, तो उनको इनवैलिड आउट किया जाता है। पहले कोई भी सैनिक अगर 1 साल में इनवैलिड हो जाता था, सियाचिन में लड़ता लड़ता या हाई ऑल्टीट्यूड में या नॉर्थ ईस्ट में लड़ता हुआ, तो उसके लिए पेंशनरी बेनिफिट्स थे, लेकिन आज वो खत्म कर दिए गए हैं। उसके लिए कम से कम मिनिमम सर्विस कंडीशन लगा दी गई है 10 साल। इसका मतलब 10 साल से नीचे के सैनिक जो है उनको घायल होने का अधिकार नहीं है। क्या ऐसी स्थिति के अंदर हमारी सेना बिना बोझ के, बिना स्ट्रेस के काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो साथियों, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। अब डिसेबिलिटी पेंशन जो है हमारी, उसके 2 हिस्से हुआ करते थे। एक हिस्सा था सर्विस पेंशन और दूसरा होता था डिसेबिलिटी एलिमेंट। सर्विस एलिमेंट और डिसेबिलिटी एलिमेंट। जो रेगुलर सर्विस करके शेप 1 पूरी तरह से सेहतमंद वापस आते हैं तो उनको सर्विस एलिमेंट मिलता है, और जो लोग डिसेबल हो जाते हैं किसी भी कारणवश इन द लाइन ऑफ ड्यूटी काम करते हुए, तो उनके लिए डिसेबिलिटी एलिमेंट दिया गया था। तो ये डिसेबिलिटी एलिमेंट और सर्विस एलिमेंट मिलकर सर्विस टोटल मिलाकर कंबाइंड तौर पे डिसेबिलिटी पेंशन बनाया जाता था। लेकिन आज इन्होंने इस पॉलिसी के जरिए डिसेबिलिटी एलिमेंट को खत्म कर दिया है, उसका नाम बदल दिया है। उसका नाम कर दिया है इम्पेयरमेंट रिलीफ। जैसे ही आप इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ कहते हैं तो ये पेंशन ना रह के एक एक्स ग्रेशिया अमाउंट होगा जो मंथली दिया जाएगा, जो पूरी तरह से लीगली भी और सेना के काम काज के खिलाफ है, उनकी लाइन ऑफ ड्यूटी के खिलाफ है। इससे रिलेटेड एक और चीज आती है, वो है जो डिसेबिलिटी पेंशन है उसके ऊपर इनकम टैक्स रिलीफ दिया जाता था। जो डिसेबल्ड सोल्जर हैं उनको डिसेबिलिटी के लिए सरकार ने इनकम टैक्स रूल्स के तहत उनकी पेंशन को पूरी तरह से मान और सम्मान देते हुए उनको इनकम टैक्स फ्री किया हुआ था। लेकिन जैसे ही नाम बदली हुआ, पेंशन से रिलीफ हुआ, तो ऑटोमेटिक इनकम टैक्स के प्रोविजन के तहत ये ऑटोमेटिक कैंसिलेशन ऑफ टैक्स बेनिफिट्स होगा। तो क्या मोदी जी देश के सैनिकों का एक दिया हुआ बेनिफिट, इनकम टैक्स रिलीफ का बेनिफिट वापस लेना चाहते थे? और उसके लिए उन्होंने एक ये नई पॉलिसी बनाई जिसके अंदर ऐसे प्रोविजन डाल दिए कि जो देश मान और सम्मान करते हुए उनको टैक्स रिलीफ देता था वो खत्म कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जब
सर्विस कंडीशंस आपने पहले से लेआउट की हुई हैं और आप एक सैनिक को एक मापदंड के तहत शेप 1 कंडीशन के अंदर उसको इंडक्ट करते हैं, तो शेप 1 में ही वो वापस आना चाहिए। अगर शेप 1 में वापस नहीं आता तो किसी भी एरिया में उसने काम किया हो तो उसको डिसेबिलिटी का बेनिफिट मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है और उसको निगेट करते हुए इन्होंने बहुत ही कानूनों को बहुत ही तोड़ मरोड़ कर पेश किया है इसके अंदर, जो कि देश के सैनिकों के मोराल के लिए, देश की सेना के लिए उनके खिलाफ है। इसके साथ साथ मैं आपको 2 पैरेलल ड्रॉ करना चाहूंगा।